हमारे गांव का एक जमींदार था। वो जमींदार जो है जब भी मेरे पिताजी से मिलता था वो कहता था, अरे तुमने ये कौन सा लड़का जो है ये पटवारी बन जाएगा, ये जो है काहे के लिए पढ़ा है। और ये एक तो बाबा साहब को जापान में ले जाने वाले भगवान दास जी थे। इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का सारा श्रेय भगवान दास जी को जाता है। धर्म परिवर्तन से क्या होता है? कुछ नहीं होता। कि काशी राम जी का जो आंदोलन था वो विशुद्ध एक राजनीतिक आंदोलन था। सत्ता, केवल सत्ता पाने की जो कोशिश थी उसमें सत्ता तो मिली, परंतु सत्ता आने के बाद जो होना चाहिए था, जो करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसके आगे बाबा साहब ने कहा था राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए किया जाना चाहिए। अभिवादन, जय भीम साथियों। दलित आंदोलन के सहभागी श्रृंखला में आज हमारे साथ श्री एसआर दारापुरी जी हैं, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं। 82 वर्षीय एसआर दारापुरी जी मूल रूप से पंजाब के हैं, लेकिन आईपीएस का यूपी कैडर मिलने के कारण वो उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए। उत्तर प्रदेश में एक नौकरी तो वो करते रहे जिसके एक अपना ही इतिहास है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने आप में एक ऐसे बिरले अधिकारी हैं जिसने आईपीएस की नौकरी करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने सामाजिक सरोकारों को लगातार कायम रखा और उस पर अपनी भूमिका भी निभाते रहे। श्री एसआर दारापुरी जी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, अपने कामकाज के दौरान में ही वह तमाम बड़ी शख्सियतों जिन्होंने दलित आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई है, बड़ा योगदान किया है, उन सभी के साथ लगातार परस्पर संपर्क में रहे और अपने स्तर से उनके सारे प्रयासों में अपना योगदान भी करते रहे। लगभग 32 वर्ष की आईपीएस की नौकरी करने के बाद भी दारापुरी जी रुके नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़े। तो इसके आगे की जानकारी हमें दारापुरी साहब खुद देंगे। आज हम श्री एसआर दारापुरी जी के साथ हैं, पूर्व आईपीएस, और हम आज उनसे जानना चाहेंगे कि पंजाब में बचपन से कैसे ये उन्होंने आईपीएस तक के सफ़र को पूरा किया और अपने आईपीएस के सफ़र के दूसरे चरण में 32 साल की नौकरियों में उन्होंने किस तरह से अपने समाज के प्रति अपनी भूमिका को निभाई और उसको करते समय उनको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो जय भीम श्री दारापुरी जी। जय भीम। और आज खुशी की बात है कि आज हमें आप 82 वर्ष की उम्र के बावजूद स्वस्थ और चित्त मन से मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दारापुरी जी, जो एक आम चीज है, दलित परिवार से निकली हुई आप पहली पीढ़ी हैं जो शिक्षित होकर के एक बड़े मुकाम को आपने हासिल किया, लेकिन ये सफर बहुत आसान नहीं था। इस सफर को करने के शुरुआती दिनों की जिन मुश्किलातों से और चुनौतियों का सामना अपना किया, इसके अलावा यदि आप अपने परिवार के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें तो बेहतर होगा। देखिए, जैसा आपने बताया कि मैं पंजाब में जालंधर डिस्ट्रिक्ट है उसको बिलोंग करता हूँ। दारापुर मेरे गांव का नाम है। मेरा जो परिवार था, जो माता पिता दूसरे थे, वो सभी गरीब थे, मजदूर थे। उनका कोई भी ऐसा पेशा नहीं था जिससे उनको कोई निश्चित आमदन होती हो। वो जो काम मिल जाता था वैसा ही काम थे। किसानों के यहाँ भी कर लेते थे, कपड़ा बिनने का काम कर लेते थे, ये इसकी सूतली बनाने का काम भी कर, जैसा काम मिल जाता था वैसा करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। तो बचपन में उन दिनों की आज़ादी के बाद की बात है कि ये सरकार की तरफ से ये हुआ कि बच्चों को पढ़ने के लिए दाखिल कराया जाए। और ये 1948 की बात है कि हमारे गांव, मैं और मेरे गांव के कुछ और बच्चे जो है, हम पड़ोस के गांव के प्राइमरी स्कूल में हम लोगों को दाखिला मतलब दिया गया। लेकिन हम लोग, क्योंकि वो स्कूल जो था वो आपके गांव में नहीं था। हाँ, गांव में नहीं था। जब आप स्कूल में थे तो ये 1948 की बात है, जब आप स्कूल में थे, क्या आप अपने साथ किसी तरह के अलग व्यवहार का अनुभव करते थे? हाँ, उसमें ज्यादा नहीं था। ये पंजाब में उतना ज्यादा नहीं था, पर फिर भी था। जैसे स्कूल में पानी पीने की बात होती थी तो वहां पर मटके रखे होते थे, तो हम लोग कभी भी खुद जाके मटके से पानी लेके नहीं पी सकते थे। तो हम लोगों को खड़े किया जाता था और दूसरी ऊंची जाति का कोई लड़का जो है वो आता था और वो हम लोग ऐसे करके पानी हम लोगों को पिया। और इसके अलावा और थोड़ा गुरुद्वारा वगैरह में था कि हम लोगों को स्कूल के बगल में गुरुद्वारा था, वहाँ हम लोग को अंदर नहीं बिठाया जाता था, हम लोग को बाहर बिठाया जाता था। फिर प्रसाद वगैरह बांटा जाता, हमको दिया जाता था।
तो भेदभाव तो वहां पर भी था, और गांव में तो खैर बहुत था, गांव में तो बहुत भेदभाव तो था। सेम यही 1948 में आपके साथ होता है, और सेम यही 2023 में राजस्थान के एक स्कूल में एक बच्चे के साथ होता है कि वो मटके से पानी पीने के कारण दलित बच्चे की हत्या कर दी जाती है। जी जी जी, हाँ बिल्कुल, परिस्थितियां बदली हैं पर उतनी नहीं बदली हैं कि जितनी बदल जानी चाहिए थी। आज भी जहां भी संभव है, खासतौर से देहात क्षेत्र में, वहां पर जो छुआछूत, भेदभाव, उत्पीड़न जैसा पहले था वैसे का वैसा है, उसमें थोड़ा तो डिग्री में अंतर हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, जी जब संविधान समर्पित कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये संविधान कितना मजबूत और ताकतवर है, महत्वपूर्ण ये है कि इस संविधान को लागू करने वालों की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। जी। तो क्या आपको लगता है कि 75 साल में इस संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर थी, उनकी इच्छा शक्ति वाकई जाति के मुद्दे पर बहुत कमजोर थी? ये बात बिल्कुल सही है। बाबा साहब का जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है, और अगर संविधान को सही रूप में लागू किया जाता तो हमारे यहाँ छुआछूत भी खत्म हो जाती, उत्पीड़न भी खत्म हो जाता, बाकी चीजें भी दूर। परंतु संविधान को रखते हुए जो पुरानी व्यवस्था थी वो भी यथावत बनाए रखी गई। इसलिए संविधान जो एक बदलाव, एक मतलब पूरा परिवर्तन ला सकता था, वो संविधान लाने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि लागू करने वाले की नीयत जो है वो साफ नहीं थी, और वो जाति भावनाओं से, जहाँ जो इससे प्रेजुडिसेस हैं उनसे वो ग्रसित थे, इसलिए जो परिणाम होने चाहिए थे वो नहीं हो सके। इसमें एक जो बड़ा स्तर पे मुझे लगता है आप उसमें रोशनी डाल सकते हैं कि जो बड़े लेवल में देश का जो विकास के स्तर पे नुकसान हुआ, वो ये रहा कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी को उसकी क्षमताओं को के अनुरूप में देश के विकास में जो वो योगदान कर सकते थे, उस योगदान को करने से ही रोक दिया गया। बिल्कुल सही है। जैसे हम जानते हैं कि परिवार के अंदर जो सदस्य हैं, अगर सारे सदस्य नहीं कमाएंगे तो वो परिवार का खर्चा या जो भी है वो अच्छा नहीं चल सकता। इसीलिए इसी तरह से एक नेशन में, एक कौम में, एक देश के अंदर अगर उसका एक बड़ा हिस्सा अपने उत्पादन की प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा और उनकी जो क्षमताएं उनका इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वो हमेशा पिछड़ा रहेगा। और बिल्कुल वही स्थिति आज हमारे देश में दिखाई देती है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी आज भी आबादी के बड़े हिस्से की जो क्षमताएं हैं वो उनका उपभोग नहीं हो रहा, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, उनका उत्पादन में जो योगदान हो सकता था वो योगदान नहीं हो रहा, जिसके कारण हम उतनी तरक्की नहीं कर पाए हैं जितनी के हो सकती थी 1958 में मिडिल पूरा किया, और 1972 में 1972 में सीधे आईपीएस बन गए। लेकिन मिडिल क्लास से शुरू हुई शिक्षा 1972 में आईपीएस होने तक के बीच के सफर में श्री एसआर दारापुरी जी 1 साल एक निजी कंपनी में काम कर चुके थे और 3 सरकारी नौकरियों को छोड़ चुके थे। तो 3 सरकारी नौकरियों के मुंह को छोड़ करके आईपीएस तक के सफर के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। वो कौन सी परिस्थितियां थी कि बेहतरीन किस्म के, आमतौर से किसी भी दलित का जो उस दौर में या आज भी जो एक सपना होता है किसी एक सरकारी नौकरी मिल जाए और वो उसी को अपने जीवन का पूर्ण सफलता के रूप में देखता है और अपना जीवन गुजार देता है। लेकिन 3 सरकारी नौकरियां मिलने के बावजूद आईपीएस की दौड़ में या उस आकांक्षा को लेकर के श्री एसआर दारापुरी चलते रहे। हम जानना चाहेंगे वो क्या कारण थे कि आप आईपीएस बनना ही चाहते थे? देखिए, ऐसा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो मेरी पढ़ाई थी उसमें मतलब क्या क्या बाधाएं आई। सबसे पहली बाधा तो ये है कि जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ रहा था तो मुझे स्कूल से हटा लिया गया। हटाने का कारण क्या था कि हमारे गांव का एक जमींदार था। वो जमींदार जो है जब भी मेरे पिताजी से मिलता था वो कहता था, अरे तुमने ये कौन सा लड़का जो है ये पटवारी बन जाएगा, ये जो है काहे के लिए पढ़ा है, और ये बड़ा लड़का जो है तुम इसको हटा लो, ये घर में काम करेगा। अच्छा, मेरे पिताजी बड़े सीधे साधे थे। उन्होंने जब रोज के कहने के बाद उन्होंने क्या किया, मुझे स्कूल से हटा लिया। मैं 1-1.5 महीना स्कूल से मतलब पढ़ने ही नहीं गया। वो तो इत्तेफाक, एक अच्छी बात ये थी कि मेरे जो निहाल थे, जो नानके थे, वो सब पढ़ लिख रहे थे। तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि भाई आप वहाँ नहीं पढ़ाना, तो आप हमारे यहाँ,
तो मेरे पिताजी कहा कि ठीक है आप वहाँ ले जाइए। अच्छा, जब मेरे पिताजी मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने गए, जो हेडमास्टर थे वो नहीं दे रहे थे। उनका कहना था ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, हम 4th क्लास में इसको स्कॉलरशिप कंपटीशन में भेजेंगे तो स्कूल का नाम होगा, आप रहने दी। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, अब तो वहाँ पढ़ाना, तो वहाँ। अच्छा, मैं एक जो बचपन से एक लगन मुझे हुई, पढ़ाई के प्रति मुझे लगन हुई। मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे पिताजी खाली वो जो किस्से कहानियां पढ़ने के लिए उन्होंने गुरुमुखी सीख रखी थी, मैंने उनसे गुरुमुखी सीखनी शुरू की। और उसके बाद फिर मैं ऐसा मुझे लगन लगी पढ़ाई में, जैसे 8वीं क्लास का मिडिल स्टैंडर्ड का मैंने जब बोर्ड का एग्जाम दिया तो उसमें मैं पंजाब के जितने ग्रामीण क्षेत्र से स्कूल थे उनमें फर्स्ट था, पूरे पंजाब में फर्स्ट था। इसके बाद जब जो मैट्रिकुलेशन का उसका बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसमें मेरी पूरे पंजाब में 37th पोजीशन थी और मैंने अपने स्कूल का पहले का रिकॉर्ड तोड़ा, नया रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया और स्कॉलरशिप मैंने मतलब अर्जित किया, उसको जीता। तो मेरा ये कहना कि यहाँ तक जो मैं पढ़ने में इतना अच्छा था, उसके पीछे मुख्य कारण था मेरी लगन, मेरी पढ़ाई और मेरी मेहनत, जबकि घर में पूरे अभाव थे। यही कारण था कि दारापुरी जी जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ के बोर्ड में जो अच्छे वहाँ से स्टूडेंट निकले हैं और बड़े बड़े मुकामों में पहुंचे हैं, वहाँ जो लिस्ट लगी है उसमें दारापुरी जी का भी नाम है। जी जी जी, प्राइमरी स्कूल में लिखा हुआ है, मेरे हाई स्कूल में उसमें वो बोर्ड ऑफ ऑनर जिसको कहते हैं उसमें लिखा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे मेरे हालात थे, हम बड़ा परिवार था, हम 5 भाई 8 लोग थे, 5 भाई और 3 बहनें, और केवल एक कच्चा कमरा था, एक पशुओं वाला कमरा था। अब उसमें वहाँ बैठकर पढ़ने की जगह नहीं होती थी, तो मैं क्या करता था, मैं किताबें लेके बाहर खेतों में जाता था और मैंने अपनी सारी पढ़ाई बाहर खेतों में बैठकर किया। तो मेरा ये कहना है कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे जैसी परिस्थिति में हो सकते हैं, तो उनको डबल मेहनत करनी चाहिए, उनको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी, जो कमियां हैं उनकी पूर्ति आपको मेहनत द्वारा करनी चाहिए, तब आप जीवन में जरूर सफल हो सकते हैं। ये मेरे अपने जीवन का एक निष्कर्ष है। तो उसके बाद जो जैसा आपने कहा कि मैंने मैट्रिकुलेशन किया, मैट्रिकुलेशन के बाद फिर मैं कॉलेज गया, वहाँ से मैंने बीएससी की, और बीएससी के दौरान मुझे कॉलेज में एक जो आईएएस आईपीएस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक जो पहली जानकारी ये हुई कि हमारे कॉलेज के कुछ एक्स स्टूडेंट थे जो कि आईएएस में आए थे, और इंसिडेंटली वो दलित थे, मेरे गांव के पास के, दोनों अलग अलग गांव के थे। तो उनका सम्मान करने के लिए प्रिंसिपल साहब ने उनको बुलाया था। तो वो जब हमारे कॉलेज में आए तो उन्होंने ब्लेजर पहन रखे थे और अशोक चक्रा उनकी जेब पे लगा हुआ था। तो पहली बार मैंने मतलब देखा कि आईएएस आईपीएस भी मतलब कुछ होता है, और मेरे मन में भी आया कि भाई कभी मौका लगेगा तो हम भी कोशिश करेंगे आईएएस आईपीएस बनने की। तो बीएससी करने के बाद 1 साल मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में एज साइंस टीचर काम किया। वहां से फिर मेरा सिलेक्शन एक वो नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार का, ये जो प्राइवेट स्कूल में नौकरी से ले करके फिर नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपने नौकरी की। लेकिन क्या इस यात्रा के दौरान कहीं दिमाग में ये कीड़ा बैठा हुआ था कि मुझे आईपीएस बनना है? हाँ, ये तो था कि हमें हायर कंपटीशन में जाना है, आईएएस आईपीएस बनना है, ये बात दिमाग में लगातार जो है मतलब बैठी हुई थी। और उसके अच्छा, सबसे ज्यादा जो प्रोत्साहन मुझे तब मिला, जैसे नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन में मैं 2.5 साल के करीब गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया। वहां से एक असिस्टेंट ग्रेड कंपटीशन होता है यूपीएससी का, उसके माध्यम से मैं दिसंबर 1968 में मैं दिल्ली आ गया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो है मेरी नियुक्ति होगी। वहां आने पर जब मेरा संपर्क हुआ जो और कलीग्स थे, तो मैंने देखा कि ज्यादातर लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जबकि दिल्ली से बाहर रहते वैसा प्रोत्साहन नहीं था। यहाँ आने पर मैंने देखा जिसको पूछो क्या तैयारी कर रहे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे, तो हमने कहा भी हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। तो मैं तुरंत नई सड़क गया, वहां से कुछ पुरानी किताबें दूसरी ला, मैंने तैयारी शुरू कर दी। और पहली बार जो है 1969 वाला जो एग्जाम है उसमें मैं अपीयर हुआ, और उसमें मैंने रिटन में मतलब क्वालिफाई कर दिया आईएएस आईपीएस के लिए। पर उसमें एक प्रॉब्लम ये थी, अब मैं देहात का रहने वाला था, अब साइंस तो पढ़े वो तो अंग्रेजी में थी,
तो जो स्पोकन इंग्लिश थी उसकी प्रॉब्लम थी। अंग्रेजी पढ़ने में तो मैं 75% से कम मार्क्स नहीं लेता, परंतु बोलने की कोई प्रैक्टिस नहीं थी। अब गांव का कॉलेज था तो वहां अंग्रेजी को बोलता ही नहीं है, तो उस समय जो इंटरव्यू वगैरह जितनी होती थी सारी इंग्लिश में होती थी। तो वो इंग्लिश वाली जो स्पोकन इंग्लिश वाली प्रॉब्लम थी उसके कारण मुझे थोड़ा जो है इंटरव्यू में मार्क्स कम मिले और फर्स्ट इंस्टांस में वो सिलेक्शन नहीं हुआ। पर उसी के आधार पे उसी एग्जाम के 1969 के आधार पे बाद में एक सप्लीमेंट्री लिस्ट निकली, मुझे 2 नौकरियां ऑफर हुई जो क्लास 2 गेस्टर थी। एक थी डिप्टी एसपी धानी, दिल्ली हिमाचल प्रदेश अंडमान निकोबार सर्विस धानी दिल्ली वाली, उसमें डिप्टी एसपी की पोस्ट थी और दूसरी पोस्ट थी कस्टम प्रेसिडेंट बॉम्बे कस्टम में। अब मैं पुलिस में कभी नहीं आना चाहता था क्योंकि पुलिस के बारे में मेरी जो राय थी बहुत ख़राब थी, या मेरा जो तजर्बा था बहुत ख़राब था। मैंने पंजाब पुलिस को देखता था किस तरह से गरीबों के साथ वो करते थे, बाकी कैसे दुर्व्यवहार, इसलिए मैंने आईपीएस बनने का नहीं कभी सोचा था। आईएएस बनने का तो जरूर था कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस का नहीं। वहां जब मेरे सामने जो 2 ऑफर आए, एक डिप्टी एसपी वाला आया, एक कस्टम अप्रेजर वाला आया, मैंने कहा मुझे पुलिस में तो जाना ही नहीं है मैं उधर बम्बे चला गया। अच्छा, बम्बे मैं यहाँ से दिल्ली से एग्जाम दे के गया था, तो वहाँ फिर मैं क्वालिफाई कर गया सेंट्रल सर्विसेज और आईपीएस, और फिर बाद में मैं मेरिट में मेरी अच्छी पोजीशन थी। अब बात आई कि मुझे कौन सी सर्विस में जाना चाहिए, मैं आईपीएस में जाऊं या क्लास 1 सर्विसेज जिसमें इनकम टैक्स कस्टम एक्साइज ये तमाम सर्विसेज होती हैं। अब मैं तब तक बम्बे में था, मैंने ये देख लिया था कि ये जो इस प्रकार की नौकरियां हैं, इनकम टैक्स है, ये है वो है, वहां पर अगर आपको पैसा कमाने की इच्छा है तो आप जितना चाहे पैसा कमा लीजिए, पर आप आम आदमी के संपर्क में नहीं आते हैं। आप बड़े बड़े सेठों के बड़े बड़े कारखानदानों के साथ आएंगे। तो फिर मैं ये कशमकश चलती रही कि भाई मैं इसमें जाऊं कि आईपीएस में जाऊं। लास्ट में मैंने आईपीएस के लिए इस बात को इस आधार पर मैंने डिसाइड किया कि जो पुलिस है पुलिस के डंडे में बहुत ताकत होती है, सही इस्तेमाल होता तो न्याय है, गलत इस्तेमाल होता तो अन्याय है, और पुलिस जो कर देती है वो तुरंत हो जाता है, बाकी कोर्ट कचहरी। तो मैंने कहा कि अगर आपको न्याय देना है, आम आदमी को मदद करनी है, तो आपको आईपीएस में जाना चाहिए, आपको उन सर्विस में जाना। आपने 2 बातें कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि आपको लगा कि पुलिस में जाने से आप न्याय दे सकते हैं। जी, ये जो न्याय की जो अवधारणा आपके अंदर थी या भावना कहना चाहिए, आखिर वो क्या कारण थे आपका, जिस तरह से दिख रहा है कि 1948 में आपने पढ़ाई शुरू की, 1972 में आपने आईपीएस ज्वाइन कर ली, इसके बीच में ऐसी क्या बातें थी जिनसे आप इस न्याय के पक्ष में खड़ा होना, अत्याचार के खिलाफ में खड़ा होना, वो क्या चीजें थी? क्या इनके इस बीच आप किसी इस प्रकार की प्रक्रियाओं में कहीं पे शामिल रहे, या ये आपके अंदर एक द्वंद्व था जो लगातार चल रहा था आपके साथ? नहीं, देखिए, नौकरी के दौरान तो ऐसी कोई परिस्थितियां मैंने फेस नहीं की, परंतु उससे नौकरी से पहले जब मैं अपने गांव में रहता था, वहां पर मैंने देखा था कि जो दबंग लोग हैं वो गरीब लोगों के साथ कैसे दुर्व्यवहार करते हैं, और जो प्रशासनिक मशीनरी है, पुलिस है, दूसरे हैं, वो भी कैसे दुर्व्यवहार करते हैं। तो इसलिए मेरे मन में ये था कि इन लोगों के साथ ये जो अन्याय होता है, जो ज्यादतियां होती हैं, नहीं होनी चाहिए, ये नेचुरली, क्योंकि मैं भी उसका एक हिस्सा था। तो मेरे मन में था कि पुलिस में जाने पर मैं न्याय दे सकता हूं जितना मेरे दायरे में होगा। तो ये भावना जो थी कि मुझे न्याय देना है, लोगों के ऊपर जो अत्याचार होता है गरीब लोगों के ऊपर, उसको रोकना। 32 साल की आपने नौकरी की जी, उसमें आप अपने आप को कितना संतुष्ट मानते हैं अपनी खुद की नौकरी के दौरान न्याय देने में? जी, आप अपने आप को कितने प्रतिशत सक्सेस मानते हैं? देखिए, मैं 100% तो नहीं कह सकता, पर मैं 90-95% जरूर कह सकता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ मैं पुलिस में आया था, मैं उस दौरान मैंने क्या किया कि आप जानते हैं बहुत सारे झूठे मामले होते हैं, झूठी नामजदगियां होती हैं, लोगों को फंसा दिया जाता है, गरीब लोगों को। तो मेरी पूरी कोशिश रही कि कोई भी आदमी फर्जी मुकदमे नहीं भेजे। अगर गलत कोई नामजद हो गया है तो वो नहीं होना चाहिए। मैंने तो कत्ल में गलत नामजद किए लोगों को निकाल दिया, क्योंकि वो कत्ल उन्होंने नहीं किया था, पर वो ज्यादातर पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे एफआईआर लिख दी वैसे ही आंख बंद करके इसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो, इसको जेल भेज दो, वो भेज दो, और चार्जशीट भेज दो, और बाद में जाके छूट दे दो। तो मैंने पूरी कोशिश की कि भाई एक तो फर्जी केसों लोगों को नहीं फंसाया जाए,
और दूसरा किसी के साथ अन्याय नहीं हो। अगर अत्याचार हुआ तो उसको न्याय दिलाइए, उसको न्याय दिलाइए। तो बहुत सारे मामले मेरे सामने दलितों पर अत्याचार के आते थे, उनमें मैं कानून के दायरे के अंदर एक प्रभावी कार्रवाई करता था। जैसे कई बार मजदूरी देने के मामले आए, उसमें मैंने उनको कानून के दायरे के अंदर उनको मजदूरी दिलाई। लोगों का पानी रोक दिया, उसको मैंने दिलवाया। तो पुलिस के अंदर मैंने ये देखा है कि कानून अपनी जगह पे रहता, उसके अलावा आपके पास बहुत सारी पावर रहती है, डिस्क्रिशन रहती है। अगर आप उस डिस्क्रिशन का सही इस्तेमाल करें तो उससे आप लोगों को बहुत सा न्याय दे सकते हैं। कोर्ट कचहरी से पहले ही आप बहुत सारी चीज़ों को मतलब न्यायपूर्ण ढंग से निपटा सकते हैं। तो पुलिस में रहते मैं पूरा दावा तो नहीं कर सकता, पर फिर भी जहां मैं रहा, चाहे मैं एडिशनल एसपी रहा, चाहे मैं एसपी रहा, चाहे उसके बाद रहा, जो भी मेरा कार्य क्षेत्र था, वहां पर मैंने पूरी कोशिश की लोगों को न्याय देने की, बेकसूर लोगों को केसों में निकालने की और लोगों को मतलब जागरूक करने की। वो कौन सी ललक आप अपने अंदर महसूस करते रहे या एक तड़प महसूस करते रहे कि आईपीएस जैसी नौकरी, और उसके बाद आप जिस भावना से आए थे उसको आप पूरा भी कर रहे थे, लेकिन इसी प्रक्रिया में, इसी नौकरी को करते हुए कभी आप काशीराम जी के संपर्क में आते हैं, कभी आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भगवान दास जी के संपर्क में आते हैं। और एडवोकेट भगवान दास जी जो एक बड़े रिफॉर्मिस्ट थे, डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनके आंदोलन में लगातार शामिल रहे, उनके सहयोगी रहे, और डॉक्टर अंबेडकर ने ही उनको पहली बार अपने यहाँ काम भी दिया था जब डॉक्टर अंबेडकर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में मिनिस्टर हुए थे। तो चूंकि डॉक्टर भगवान दास के साथ दारापुरी साहब का बहुत करीबी रिश्ता रहा है और वो निरंतर उनके बारे में कहते भी रहते हैं। अभी दारापुरी जी अपनी एक किताब भी लिख रहे हैं जिसपे इस भगवान दास जी का उन्होंने बहुत विस्तृत विवरण भी दिया है। तो जानना चाहेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी कि आप भगवान दास जी के संपर्क में आ गए। एक तो ये बताइए, साथ में थोड़ा सा भगवान दास जी के बारे में भी बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब मैं उससे गुड़गांव से मेरी दिल्ली में पोस्टिंग होगी, दिल्ली, वहाँ पर एक मेरे रिश्तेदार थे जो कि भगवान दास जी के संपर्क में थे। तो मैं उनके माध्यम से पहली बार जो है 1967 में भगवान दास जी के घर पर मिलने गया। फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली आ गया, फिर क्या था, वहाँ पर हर एक संडे को एक परिचर्चा जाए, एक धार्मिक सत्संग होता था। किसी एक इंजीनियर थे, उनके घर के आंगन में हम लोग इकट्ठा होते थे। भगवान दास जी आते थे, एमएल शहारे आते थे, शंकरानंद शास्त्री आते थे, भगवान दास जी आते थे। तो वो बैठ के पहले धम्म के बारे में, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका एक चैप्टर पढ़ा जाता था, उस पर चर्चा होती थी। उसके बाद सामाजिक मुद्दों पर जो चर्चा होती है। तो उस दौरान मेरा भगवान दास जी से संपर्क जो है काफ़ी मतलब बढ़ गया। और फिर उसके बाद तो हमारा एक सामाजिक रिश्ता हो गया। भगवान दास जी की जो छोटी बेटी है वो हमारे घर की बहू है, बड़ा बेटा है उसकी वाइफ है। तो फिर हमारा मिलना जुलना उनसे और ज़्यादा हो गया। तो भगवान दास जी जो हैं वो एक, मैं बताऊं कि बहुत बड़े एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और बहुत जुझारू थे, और उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने एक तो बाबा साहब को उनके आंदोलन को सही दिशा देने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने किताबें लिखी। बाबा साहब की जो स्पीचेस थी, उस समय केवल एक किताब मिलती थी, लाइफ एंड मिशन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर धनंजय कीर की, और उन्होंने 4 वॉल्यूम जो है भगवान दास जी ने उनकी स्पीचेस की और बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने मतलब लिखा। तो एक तो बाबा साहब के आंदोलन को उन्होंने फैलाया। अच्छा, दूसरा ये है कि बाबा साहब से व्यक्तिगत संपर्क के कारण, उनके साथ काम करने के कारण वो बाबा साहब को बहुत नज़दीकी तौर मतलब जानते थे, और बाबा साहब के बारे में उनकी समझ बहुत स्पष्ट थी। सुनी सुनाई बात अलग होती है, जब आप प्रत्यक्ष किसी को देखते हैं तो फिर आपका जो अनुभव होता है वो दूसरा होता है। तो उन्होंने बाबा साहब को अपने सामने सही रूप में काम करते, बोलते, चलते ये सारा देखा था। लिटरेचर उन्होंने पढ़ा था, और बाबा साहब भी भगवान दास जी से बहुत प्रभावित है कई मुद्दों पर। भगवान दास जी ने बाबा साहब को करेक्ट किया। जैसे आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि भगवान दास जी किताब पढ़ते रहते थे। वो एक बार वो उनसे मिलने गए, उनके हाथ में किताब थी, तो बाबा साहब के सामने पढ़े। उन्होंने कहा, ये कौन सी किताब है?
उन्होंने कहा कि डार्विन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उन्होंने कहा वो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जिसमें डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भगवान दास जी ने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, डार्विन ने ऐसा नहीं कहा है। तो डार्विन ने कहा है द स्पीसीज विच फेल टू अडेप्ट टू द चेंज एनवायरमेंट दे पेरिश, कि जो प्रजातियां बदले वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं बदलती हैं वो खत्म हो जाती है। ओह आपकी तो अंडरस्टैंडिंग बहुत, ऐसे कई ऐसे एक बार भगवान दास जी ने बताया, एक ये चर्चाई बाबा साहब को भी ये इंप्रेशन था कि ये जो भंगी जाति है, ये काम करने वाले लोग हैं, ये मुसलमानों ने पैदा किए, मतलब जब मुसलमान आए उन्होंने ये सब शुरू किया। तो बाबा साहब ने भी ऐसे चर्चा करते करते ऐसे कहा अरे ये तो मुसलमानों ने आके किया। तो भगवान ने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, इससे पहले भी थे ये लोग जो है वो पहले भी थे। तो बाबा साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि एक इतिशांग एक चीनी यात्री आया था, उसका ट्रेवलॉग है इंडिया का, उसमें लिखा हुआ है कि उस समय पर ये मतलब ये पखाने बने हुए थे, वहां पर क्या व्यवस्था थी, पानी का मटका होता था, पर्दा होता था, ढेले होते थे, ये होता। तो भगवान दास जी ने कहा कि अगर पखाने थे तो उनको साफ करने वाले भी थे। इसलिए हम जानते हैं कि शराबस्ती में जब कहते सुनीत भंगी की बात आती है कि बाबा साहब ने उनको मतलब दीक्षा दी वो कर ले, तो उन्होंने बाबा साहब को इस पॉइंट पर करेक्ट किया, सही किया कि इनको मुसलमानों ने नहीं बनाया है, ये तो शुरू से ही चलता है, इस प्रकार की व्यवस्था रही है। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान दास जी की अंडरस्टैंडिंग, उनकी नॉलेज भी मतलब किस लेवल की थी। और बाबा साहब अरे आपने पीएचडी की है? उन्होंने कहा कि नहीं सर मैंने पीएचडी नहीं की है नहीं की है। तो हाँ, तो भगवान दास जी से मेरा संपर्क दिल्ली आने पर हुआ, उसके बाद फिर हमारा रिश्ता हो गया। फिर हम भगवान दास जी कई प्रोग्राम चलाते, दलित सोसाइटी प्रोग्राम चलाते थे, उपासक संघ चलाते थे दूसरे, उन प्रोग्रामों में जब भी कभी मौका मिलता था मैं उनके साथ शामिल होता था। तो हम लोग प्लान करते थे कि जो दलित आंदोलन, बौद्ध धर्म आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन जो भटक रहा है दलितों का, जो हमारा धार्मिक आंदोलन था वो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया जितना कि बढ़ना चाहिए था। इसमें क्या कमियां, उसको लेके हम लोग प्रोग्राम बनाते थे। हमें इंडिया में 2-3 जगह पर सेंट्रल जो है, जो संगठन इस काम में लगे उनकी मीटिंग बुलाएं, वहाँ चर्चा करें क्या परेशानियां है, क्या दिक्कतें हैं, ये कॉमन एजेंडा बना के उसको करें। ऐसे ही जो राजनीति थी उसको भी सही करने की कोशिश करते थे। तो भगवान दास जी जो है उन्होंने, उनकी सबसे बड़ी जो देन है वो ये मैं कहूँगा कि एक तो बाबा साहब को जापान में ले जाने वाले भगवान दास जी थे, क्योंकि उनसे पहले जापान के लोग जो है वो बाबा साहब के बारे में जानते नहीं थे। बराकुमीन का एक लीडर जो है वो जब जवाहरलाल नेहरू जी थे तब आया था, उन्होंने डॉक्टर मेडकर से वो नहीं मिले थे, तब डॉक्टर मेडकर जीवित थे, नहीं मिले, उनको कोई जानकारी नहीं थी। ये कौन से सन की बात होगी तरकीब? ये बात होगी मेरा ख्याल है 54 या ऐसे इसके आसपास की बात है, 54 की। उनका वो नेता है बड़ा, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका बड़ा मशहूर नेता है, वो यहाँ आया था, वो सरकार का मतलब वो गेस्ट थे, परंतु वो डॉक्टर मेडकर से नहीं मिले थे। इसका मतलब ये है कि वो लोग डॉक्टर मेडकर के बारे में नहीं जानते थे, नहीं। अदरवाइज बराकुमीन का नेता आए और भगवान उनसे ना मिले डॉक्टर मेडकर से। तो बाद में डॉक्टर मेडकर तो कम्युनिटी जो है, बोराकू कम्युनिटी जो है वो जापान की, वो जापान के अनटचेबल्स है, वो अछूत है, अनटचेबल्स ऑफ जापान। हाँ, जापान के अनटचेबल्स हैं, बिल्कुल हमारी परिस्थिति के हैं। उनकी भी अलग बस्तियां हैं, उनके साथ भी पूरा भेदभाव होता है, वो भी बुद्धिस्ट है, दूसरे भी बुद्धिस्ट है, परंतु उनका उत्पीड़न भी होता है, पूरा भेदभाव भी होता है, उनकी बस्तियां भी अलग है। तो उनके मुद्दे को भगवान दास जी 1983 में उनकी छुआछूत के मुद्दे को, और अपने 1953 में उनके ब्राकुमीन के अनटचेबिलिटी के मुद्दे को, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये जो अपना सब कंटिनेंट है, इन यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी है, इस मुद्दे को लेके भगवान दास जी यूएनओ में गए थे। उन्होंने इस मुद्दे को वहां पेश किया था और उन्होंने मांग की थी कि जो यूएनओ है उसको अपने रिपोर्टियर्स तैनात करने चाहिए इंडिया में मॉनिटर करने के लिए। और भारत सरकार दिखाने को कहती है हमारे तो संविधान में मतलब जो अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गई, ये हो गया, परंतु वास्तव में नहीं हुआ है। जो सरकार पेश करती है और जो जमीनी वास्तविकता है वो सही नहीं है। तो बाबा साहब को जापान के लोगों तक ले जाने का श्रेय भगवान देसी को जाता है। और दूसरा जो हमारा छुआछूत का मुद्दा है,
यहाँ की सरकार तो कहती है ये तो हमारा आंतरिक मुद्दा है, ये तो सामाजिक मुद्दा है हमारा, आप किसी को क्या, इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का सारा श्रेय भगवान दास जी को जाता है। बाबा साहब की इस मामले को यूएनओ में ले जाना चाहते थे, परंतु उनके पास समय नहीं था, उनको समय नहीं मिल पाया। जब 1900 ये कैबिनेट मिशन वगैरह आया था और हमें दलितों को कुछ नहीं दिया गया, तो बाबा साहब ने कहा था मैं इस मामले को लेके यूएनओ में जाऊंगा, और उसकी वो तैयारी भी कर रहे थे पर वो नहीं ले जा पाए। और उस मामले को 1983 में भगवान दास जी यूएनओ में लेके गए। उन्होंने 2 रैपोर्टियर तैनात करने की क्या और डायरेक्ट मॉनिटरिंग की बात की कि मॉनिटरिंग। अब हमें इस बात को लेके मुझे खुशी है कि 2005 में जाकर जो है फिर यूएनओ ने 2 रैपोर्टियर इंडिया में तैनात किए हैं जो यहाँ की डायरेक्ट मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये मामला 83 में भगवान दास जी तो रहा भगवान दास जी के बारे में। धारापुरी जी की किताब आएगी तो उसमें बहुत विस्तार से आपको भगवान दास जी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब सवाल उठता है, एक पे डॉक्टर अंबेडकर के साथ रहे, भगवान दास जी के संपर्क में आए, और दूसरी तरफ दलित पैंथर आंदोलन के बाद जो नया आंदोलन पैदा हुआ वामसेफ के नाम से, और आगे चल के जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी के संपर्क में आप कैसे आ गए? कांशीराम जी के ऐसा है कि मैं कांशीराम जी जब छोड़कर आए, वहाँ से पुणे से नौकरी छोड़कर आए ये जो है, तो मैं उस समय उसके बाद कई मीटिंगों में उनके साथ मैं रहा। दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी जिसमें चंद्रजीत यादव और ये काफ़ी लोग थे, मैं भी उसमें गया था। 1978 की बात है, अनटचेबिलिटी नहीं, उस समय आईपीएस ऑफिसर रहते हुए एक आरक्षण विरोधी आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था 1978 में, तो उसको लेके एक वहाँ मीटिंग हुई थी, तो मैं उसमें गया था। वहाँ कांशीराम जी से पहली बार पर्सनली मैं मिला। उसके बाद तो फिर जब कांशीराम जी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में काम शुरू किया, वामसेफ की मीटिंगों में भी मैं जाता था। ये जो है बाबा साहब की विचारधारा, उनकी राजनीतिक विचारधारा, इसके बारे में अपने विचार वगैरह हम रखते थे। और उसके बाद जब कांशीराम जी यहाँ आए, उन्होंने अपना स्थापित किया, और 1993 में जब यहाँ पर इन सम्मिलित सरकार बनी, उस समय और ज़्यादा कई बार हम लोग मिले। तो हम लोग कांशीराम जी से, मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले कांशीराम जी से हम लोग काफ़ी मिलते रहते थे। उनसे हमारी कोशिश ये थी कि इनकी जो सम्मिलित सरकार बनी है वो सफल होनी चाहिए। पहली बार दलितों और पिछड़ों का एक मतलब गठबंधन बना है, जिसको लेके पूरे देश में एक बड़ा मतलब एक जोश था, एक अपेक्षा थी कि हमें यूपी की तरह ही सब जगह करना चाहिए, तो हम इस राजनीतिक समीकरण को पूरा बदल देंगे। ये था। कांशीराम जी के साथ आपकी मुलाकातों का कोई एक ऐसा बातचीत जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगी हो, कोई वाकया? जी कांशीराम जी से एक बार मैंने एक तो बौद्ध धर्म को लेके मैंने कांशीराम जी को कहा, मैंने कहा कि कांशीराम जी, बाबा साहब ने दलितों का जो उपजाति भेद है इसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक सिंगल आइडेंटिटी वाली बात की थी, एक पहचान बनाओ, और वो पहचान उन्होंने बौद्ध धर्म के रूप में मतलब देने की कोशिश की थी। अगर ये बौद्ध हो जाएंगे तो ये एक पहचान इनकी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि उनका तो ये फार्मूला था कि सिंगल आइडेंटिटी के माध्यम से उपजातियां इनकी खत्म करो, कम से कम इनका जाति भेद तो खत्म हो आपसे। तो मैंने कहा कि आपका क्या है? तो कांशीराम, धर्म परिवर्तन से क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा फिर आप बताइए भाई, आपका क्या है? कहने लगे कि मैं इनको ऐसे ही शासक वर्ग बना दूंगा। मैंने कहा बताइए भी कौन सा फार्मूला है कि शासक वर्ग बन जाएंगे जब तक इनका उपजाति भेद और ये सब खत्म नहीं होगा। तो उससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि कांशीराम जी को धर्म परिवर्तन में, बौद्ध धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, बाद में उन्होंने जरूर कहा कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, करोड़ों लोगों के साथ करूंगा। खैर वो नहीं कर पाए। कांशीराम जी हो गए, लेकिन यदि आपके नौकरी के ही दौरान के आखिरी 15-20 साल को यदि देखा जाए तो आप वामपंथियों के भी बड़े करीब रहे, और विशेष तौर पे जिनको कहा जाता है अल्ट्रा लेफ्ट कहा जाता है, आप उनके साथ भी निकटता में रहे और अम्बेडकरवादी भी रहे। ये सामंजस्य क्या है और इसको आप देख कैसे रहे थे उस समय? ये देखिए, ऐसा है कि मैंने बाबा साहब को तो काफ़ी शुरू से पढ़ा था, उनके बारे में जाना था, भगवान दास जी से संपर्क के बाद भी और जाना था। उसके साथ ही मैंने मार्क्स वगैरह जो है, मार्क्सवाद को भी मैंने उसी तरह से पढ़ा था। और मेरी कोशिश ये थी कि ये दोनों जो विचारधाराएं हैं,
जिसको अम्बेडकरवाद हम कहते हैं, और दूसरा जो मार्क्सवाद है, ये दोनों विचारधाराओं का एक समन्वय होना चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। जहां बाबा साहब जाति भेद, जाति तोड़ने की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, और वहीं जो मार्क्सवाद है वो जो आर्थिक आधार है, वो उनकी गरीबी, उनका पिछड़ापन, उसको दूर करने की बात करता है। तो ये दोनों जो विचारधाराएं हैं, अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद, ये एक दूसरे के पूरक है, ये विरोधी नहीं है। हाँ, बाबा साहब के कुछ मुद्दों को लेके कुछ बिंदुओं पर मार्क्सवाद से थोड़े मतभेद रहे हैं, परंतु जो उससे पहले वो हायर प्लेन की बातें हैं, ऊपर वाली बातें हैं कि राज्य रहेगा कि नहीं रहेगा, राज्य चला जाएगा, डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट की होगी या नहीं होगी, ये उन पॉइंट्स पर था। पर उसके नीचे जो कहते हैं कि जो शोषण है, जो संपत्ति है, वो शोषण का एक सबसे बड़ा कारण है। बौद्ध धर्म भी यही कहता, बाबा साहब भी यही कहते हैं, और मार्क्स भी यही कहता। तो मेरी कोशिश ये रही है कि जो वामपंथी जो विचारधारा है और जो अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है, इन दोनों को समन्वय होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मार्क्सवादी हैं वो गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए बराबर लड़ते रहे। आप दूसरे किसी को तो कह सकते हैं कि वो दलित विरोधी है, परंतु मार्क्सवादियों को, इनको कम्युनिस्टों को आप दलित विरोधी नहीं कह सकते। इन्होंने दलित विरोध किया, इनका नुकसान किया। तो इसलिए मेरी ये पूरी कोशिश रही है कि मैं एक तो बाबा साहब को वामपंथियों के बीच में सही रूप में ले जाऊं कि उनकी विचारधारा क्या थी, क्योंकि मार्क्सवादियों को भी कुछ गलत फहमियां थी बाबा साहब की विचारधारा का। और दूसरा, जो अम्बेडकरवादी हैं, उनके बीच में जो मार्क्सवाद है, उसकी कारगर उसका पक्ष कौन सा है, हमारे लिए लाभदायक पक्ष कौन सा है, तो उसको मैं इनके बीच में ले जाऊं और दोनों विचारधाराओं का समन्वय करके हम जो है अपनी मुक्ति की जो लड़ाई है उसको प्रभावी ढंग से लड़ सके। ये मेरी कोशिश रही है। लगभग 4 दशक की नौकरी और राजनीतिक सामाजिक जीवन के बाद आज 2024 में जब आप हैं, तब आप दलित आंदोलन को किस जगह खड़ा देखते हैं? क्या आपको लगता है कि दलित पैंथर जैसा कोई आंदोलन नए सिरे से खड़ा होगा, या मानवर कांशीराम जी के समय में जो दलित आंदोलन एक अपने चरम पे पहुंचा था, वो एक बार फिर से करवट ले सकता है? देखिए, ऐसा है, मैं इतने लंबे तजर्बे के बाद, इन सब आंदोलनों को, इन धाराओं को देखने के बाद आज मैं ये देखता हूँ कि काशीराम जी का जो आंदोलन था वो विशुद्ध एक राजनीतिक आंदोलन था, और उनका ये था कि हमें किसी भी तरह से सत्ता लेनी चाहिए, और वो सत्ता चाहे सौदा करके मिले, चाहे किसी प्रकार से भी मतलब मिले। परंतु वो तजर्बा हमने उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह भी देखा है। वो जो सत्ता, केवल सत्ता पाने की जो कोशिश थी, उसमें सत्ता तो मिली, परंतु सत्ता आने के बाद जो होना चाहिए था, जो करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जैसे काशीराम जी उन बाबा साहब की उस बात को बार बार कहते थे कि राजनीतिक सत्ता सब समस्याओं की चाबी है, बिल्कुल सही है, परंतु उसके आगे बाबा साहब ने कहा था राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए किया जाना चाहिए। तो ये एक दुर्भाग्य है कि राजनीतिक सत्ता तो मिली, परंतु उसका जो इस्तेमाल है वो समाज के विकास के लिए कम हुआ है, व्यक्तिगत विकास के लिए ज्यादा हुआ है। इसीलिए जो सत्ता एक माध्यम हो सकता था एक परिवर्तन का, इस व्यवस्था को बदल देने का, शोषण को कम करने का और लोगों का सशक्तिकरण करने का, वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वहां कोई डेफिनेट एजेंडा ही नहीं था। केवल बात ये रही, आप पहले हमें सत्ता दिलाइए, फिर हम कुछ करेंगे। अरे, आप कहीं भी जाते हैं उससे पहले अपना एक एजेंडा बनाते हैं, एक कार्यक्रम बनाते हैं, और फिर आप आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ तो उल्टा रहा, पहले आप हमें सत्ता दे दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे करें। अब जब आपने कोई वादा नहीं किया, कोई कमिटमेंट नहीं किया, हम नहीं जानते सत्ता में आके आप क्या करेंगे, तो कल को अगर आप नहीं करें तो हम आपको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने तो कोई वादा ही हमसे नहीं किया था। तो इसीलिए जो केवल सत्ता किसी तरह से पा लेना वो भी पर्याप्त नहीं है। उसके साथ साथ ये है कि आपका एक प्रगतिशील एजेंडा होना चाहिए, एक जो सत्ता में आने के बाद उस एजेंडे को आप लागू करें। और दूसरा ये है कि आपको अपने दायरे को विस्तृत रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर जो बहुजन जो राजनीति थी वो फिर दलितों तक सीमित होकर रह गई और दूसरे लोग उससे लगू गए। क्या आप अभी कोई ऐसा देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ा अधिकारों को लेके दलितों का कोई बड़ा आंदोलन
खड़ा होने की संभावना आपको दिख रही है? खासतौर पे अभी जो पूरी सांप्रदायिकता जी जिस तेजी से पूरे जहर की तरह पूरे समाज में, पूरे देश में बहुत गहराई में जड़ें जमा चुकी है, जी और सांप्रदायिकता जैसे जैसे ताकतवर होगी वैसे वैसे जाति मजबूत होगी, जाति व्यवस्था मजबूत होगी, और जाति व्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित तौर पे दलित और जो तमाम वंचित वर्ग हैं वो अपने अधिकारों से पीछे हो जाएंगे, उनके जी। अधिकार छीने जाएंगे या अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। जी ऐसी स्थिति पे आप कैसे देख रहे हैं इन परिस्थितियों को? देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति दलित आंदोलन की मुझे लगती है, दलित आंदोलन एक तो बिखराव में है और दूसरा बहुत सारे टुकड़ों में है, बिखराव और टुकड़े हैं। और जो राजनीतिक क्षेत्र है वहाँ व्यक्तिवाद हावी है, वहाँ पर ना विचारधारा है ना कोई एजेंडा है। हर एक आदमी जहाँ उसका दाव लगता है वो सौदा करके अपना उसका लाभ कमा रहा है। तो जो एक दलित वर्ग को जरूरत है एक प्रगतिशील, एक प्रोग्रेसिव और एक परिवर्तनकारी एजेंडा लेके आंदोलन करने की, अपने मुहिम को बढ़ाने की, ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और दुर्भाग्य से ये इस कारण भी है क्योंकि दलितों का जो जाति भेद है वो खत्म नहीं हो पाया। हमने जाति बहुत कम तोड़ी है, जातियां अपनी जगह पर है और जातियां रहते आपका कोई संगठन मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए जो बाबा साहब का ये था कि हमें जाति का विनाश करना है, हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए, जिस कारण हमारी एकता नहीं बनी। दूसरा, बाबा साहब का जो आंदोलन था कि हमें बौद्ध धर्म वाला आंदोलन आगे बढ़ाना है, वो भी नहीं बढ़ पाया। तो इस समय जो दलित परिस्थिति है वो एक बड़ी चिंताजनक परिस्थिति है क्योंकि एक डेफिनेट एजेंडा हमारे सामने नहीं है और बिखराव है, व्यक्तिवाद बहुत हावी है, स्वार्थ हावी है। अब आपकी आज की जो करेंट फैमिली है उसको आप कैसे देखते हैं? पढ़ अभी आपकी जो करंट फैमिली, आपके बेटे, आपकी बेटियां, जी जी, उन सब की किस को आप कैसे देखते हैं? अब वो देखिए, ऐसा है कि मेरे परिवार में तो खैर पढ़ाई लिखाई में तो खैर काफ़ी अच्छे रहे हैं। भगवान दास जी की बेटी जो है वो प्रोफेसर है मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और एक मेरी बेटी है वो प्रिंसिपल है वहाँ पर गाजियाबाद में। एक बेटी तो खैर घरेलू है और बाकी जो हैं अपना काम कर रहे हैं। एक दो बच्चे कनाडा में चले गए। मतलब उन्होंने शिक्षा पाने के बाद एक तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी गए हैं और वो सरकारी नौकरी में उनकी आने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस दिशा में कोशिश नहीं की। हमारा अपना पब्लिकेशन रहा, दलित टुडे प्रकाशन रहा, हमने 10-12 किताबें छापी थी, अभी कुछ और किताबें भी। मैं अभी उसी पे आने जा रहा था कि नौकरी के दौरान, पुलिस की नौकरी के दौरान ही आपने अपना पब्लिकेशन भी शुरू किया और दलित टुडे के नाम से एक पत्रिका भी निकाली और उसमें तमाम सारे लोग जुड़े भी और उसने भी एक नई उम्मीद पैदा की थी क्योंकि बीटी राजशेखर की दलित वॉइस की तर्ज पे आपने प्रयास किया था एक हिंदी में एक दलित मुद्दे पे केंद्रित एक पत्रिका निकाले। तो ये जो आपने प्रयास किया था, इस प्रयास के दौरान आपके क्या अनुभव रहे? उसमें देखिए, ऐसा है कि जो 95 में हम लोगों ने दलित, वैसे उसका पूरा नाम दलित लिबरेशन टुडे करके था, दलित टुडे नाम से वो मशहूर था। उसमें हमारी कोशिश थी कि बाबा साहब की विचारधारा को सही रूप से सामने रखा जाए, जो अलग अलग दलित आंदोलन चल रहे हैं उनको हाईलाइट किया जाए और जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको हाईलाइट किया जाए और एक यूनिफाइड मतलब वो किया जाए, एक आंदोलन मतलब खड़ा किया जाए। तो वो पत्रिका काफ़ी पॉपुलर हुई। हम लेख मतलब मंगवाते थे, अपने जो लेखक हैं उनको हम बढ़ावा देते थे, उनको प्रोजेक्ट करते थे, तो वो काफ़ी पॉपुलर था और सही विचारधारा भी जा रही थी। फिर उसके पर उसमें क्या हुआ कि जब बसपा सरकार आई, हम तो देखिए आलोचक थे। यहाँ काशीराम मायावती जी ठीक थे, हम उनके साथ थे, जहाँ वो गलत थे हम उनकी आलोचना करते थे। तो हम अपनी पत्रिका में, जबकि उसमें मायावती की सरकार थी, हम मायावती की सरकार की या काशीराम जी की आलोचना करते थे कि यहाँ आप गलत है। मेरा ये था कि अगर अच्छे विचार हो, अच्छी विचारधारा हो, अच्छी कोशिश हो तो इस प्रकार के मतलब मैगजीन या पत्रिकाएं मतलब चल सकती हैं, बशर्ते कि उनको एक सीमित आर्थिक सहयोग भी मिलता रहे। अच्छा, वो कैसे मिलेगा? जब उनकी जो लीडरशिप है वो मतलब उचित हो, वो बढ़े। तो अगर राजनीतिक सत्ता आपके खिलाफ है तो फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते और उसी का सामना हम लोगों को करना पड़ा। तो
ये थे पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी जी। एसआर दारापुरी जी की बातों से आपको एहसास हो गया होगा कि उनके पास अनुभवों का, अलग अलग क्षेत्रों के अनुभवों का एक बड़ा अनुभव है और वह अपने पिछले 40-50 साल के कार्यकाल में लगातार अपने समाज के मुद्दों को, अपनी समाज के लोगों के लिए निरंतर वो काम करते रहे अलग अलग स्थितियों में। इसी के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। दारापुरी जी से अभी बातचीत जारी रहेगी। हम उनके साथ कुछ बहुत ही केंद्रित मुद्दों में वर्तमान समय के बातचीत करेंगे और उसे लेकर आपके सामने जल्दी आएंगे। जय भीम।